हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल विद इंस्पेक्टर रणवीर क्लासेस में। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस के लिए। तो चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है कि आवृत्तियों के आरोही क्रम में विकिरण का सही क्रम क्या होगा। आप लोगों को बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चारों ऑप्शन में बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। आरोही क्रम में आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग कमेंट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करिए आप लोग, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हो तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला है कि अवरोही क्रम में अवरक्त किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं। सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें। रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें। एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त किरणें, रेडियो तरंगे, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे की एक्स किरण और रेडियो तरंगे। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। सॉरी, आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 सही है। सबसे ज्यादा विकिरण किसका है? एक्स किरण का है। फिर सूक्ष्म किरणों का है, एक्स किरणें का। फिर सूक्ष्म किरणों का, फिर अवरक्त किरणों का, फिर रेडियो किरणों का। रेडियो तरंगे जो हैं इनका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है अपेंडिक्स, दूसरा है तिल्ली, तीसरा है अस्थिमज्जा, चौथा है हृदय। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। बताना है शरीर में रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन 3 सही है, अस्थि मज्जा में। कौन कौन सी लाल रक्त कोशिकाएं यहाँ से होती हैं? श्वेत कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। ये सब कहाँ से उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा से उत्पन्न होती हैं। ये हड्डियों के गुहाओं के अंदर नरम वसायुक्त ऊतक में निर्मित होती हैं। ये अस्थि मज्जा कहाँ? हड्डियों के अंदर होता है। नरम वसायुक्त ऊतक होते हैं, वहीं से उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 सही है, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र का नाम है। अमोनियम नाइट्रेट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित तत्वों में किसका गलनांक सबसे कम गलनांक है। ठीक है, बताना है सबसे कम किसका गलनांक है।
चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनान है, आयोडीन है, बेरियम है, मैग्नीशियम है। आप लोगों को बताना है कमेंट करके किस गलनांक सबसे कम किसका है। कमेंट करके बताइए आप लोग कि गलनांक सबसे कम किसका है। सबसे कम किसका है? जिनान का है। कितना है? 111.8 डिग्री। आयोडीन का कितना होता है? 113.7 डिग्री। ठीक है। बेरियम के होता है, कितना होता है? 727 डिग्री सेल्सियस गलनांक। और मैग्नीशियम का कितना होता है? 272 नहीं, 650 डिग्री सेल्सियस होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 650 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। आप लोगों को बताना है, चार दिए गए हैं, चार ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। कमेंट करिए, आप लोग बताइए कौन सा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। प्रश्न को सही से पढ़ना है, नहीं दिया गया है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए है सितार, बांसुरी, मादल और तानपुरा। इन सब में बताना है कि कौन सा भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सही है। तो ऑप्शन 3 सही है, मादल। मादल ये कहाँ का है? नेपाल का है। ये इसका वादन कैसे ढोलक की तरह किया जाता है। से अपने यहाँ ढोलक बजाई जाती है, वैसे वहाँ मादल बजाया जाता है ढोलक की तरह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष 1986 के चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इस समय करंट में भी है, आप लोग वो जान ही रहे होंगे। तो आप बताना है कि 1986 में जो चेरनोबिल न्यूक्लियर आपदा आई थी, कौन कौन से देश प्रभावित हुए थे और किस देश में लोग पुनर्वास किए थे, यहाँ के लोग जो रहते थे। चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर के पास जो लोग रहते थे, वो कहाँ, जब इसमें विस्फोट हुआ तो वो लोग कहाँ विस्थापित हुए हैं, पुनर्वास किए हैं। आप लोग चार ऑप्शन दिए गए हैं, कजाकिस्तान, बेलारूस, रूस, यूक्रेन। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट बताइए। तो ऑप्शन 1 सही है, कजाकिस्तान। बेलारूस, रूस और यूक्रेन से लोग, तीनों देशों के लोग प्रभावित हुए थे और यहाँ से लोगों ने पुनर्वास किया। कहाँ? कजाकिस्तान में लोगों ने। तीनों देशों से लोग, इन तीनों देशों की बॉर्डर सीमा भी मिलती है। इस समय रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल ही रहा है, तो आप लोगों को पता ही है युद्ध चल रहा है। और इन तीनों की सीमा आपस में मिलती भी है, तीनों देशों की, बेलारूस, रूस और यूक्रेन की। ये लोग कहाँ विस्थापित हुए थे? कजाकिस्तान में। ये सब पड़ोसी देश हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो आप लोगों को बताना है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करिए आप लोग। ऑप्शन 4 सही है, एक्जो स्फीयर। इसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल कहते हैं, वायुमंडल है। इसमें हीलियम गैस ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी? हीलियम गैस। हीलियम गैस की, हीलियम और हाइड्रोजन,
दोनों हैं। ठीक है। और ये परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। सबसे निचली परत कौन होती है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। उसके बाद समताप मंडल। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती है, इसमें सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। घटनाएं। और समताप मंडल में क्या होता है? यहाँ पर हवाई जहाज यहीं पर उड़ाया जाता है। हवाई जहाज। हवाई जहाज यहीं पर उड़ाया जाता है। यहाँ इसी में पाई जाती है ओजोन परत। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। मिजोस्फीयर होता है, मध्य मंडल। उसके बाद वायुमंडल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि नर्मदा नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। भरूच, भोपाल, नागपुर, कोटा। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा शहर स्थित है। तो ऑप्शन एक सही है, भरूच। भरूच कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और भरूच क्या है? बंदरगाह भी है। बंदरगाह भी है भरूच बंदरगाह गुजरात का। भरूच बंदरगाह नर्मदा नदी के किनारे भी स्थित है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इन दो इन देशों में से किसी यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी? इन दो इन देशों में से किसे यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी मिली थी? उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, वेनेजुएला, दक्षिण कोरिया। आप लोग बता ही देंगे इसको। कमेंट करिए आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करिए। तो ऑप्शन इसमें दो सही है। कब इनको आज़ादी मिली थी? 14 अगस्त 1947 को। और भारत को कब मिली थी? उन्हें 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। एक दिन का अंतर है भारत और पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 9वां और 10वां प्रश्न हमारा सेम है, इसमें भी पाकिस्तान ही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था का निधन कब हुआ? आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। 1507, 1607, 1707, 1807। 4 ऑप्शन दिए। कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ 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 आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हमारा ऑप्शन 3 सही है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? निधन 1707 में हुआ था। और गद्दी पे कब कब बैठे थे? तो 1658 से 1707 तक राज्य किए थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था
ये 88 साल की 16 अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया। आप लोगों को बताना है प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था, प्रेरण कुंडली का आविष्कार किसने किया था, आप लोग बताइए। ऑप्शन 4 सही है, निकोलस कॉलन ने किया था। किसने किया था, निकोलस कॉलन ने किया था। ये कहाँ के थे, आयरलैंड के थे। कहाँ के थे, आयरलैंड के थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करिए, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 है वेबर, दूसरा है फैराडे, तीसरा है हेनरी, चौथा है रेसला, नहीं ये टेस्ला होगा, ब्रेसला लिख गया है तो ये टेस्ला होगा। ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हेगरी भी नहीं होगा, हेनरी होगा, हेनरी। ठीक है, यानी हेनरी होगा। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 सही है, हेनरी। इसे ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला अगला प्रश्न हमारा है कि किस प्रकार की सरकार में ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन करते हैं। ईश्वर के नाम पर पुजारी शासन किस प्रकार की सरकार में करते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन पहला है फॉसिस्टवाद, दूसरा है राजतंत्र, तीसरा है धर्मतंत्र, चौथा है अल्प जनाधिपत्य। इन सब में बताना है कि कौन सी सरकार होती है जो ईश्वर के नाम पर, जिसमें पुजारी शासन करते हैं। तो ऑप्शन 3 सही है, धर्मतंत्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। आप लोगों को बताना है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। 4 ऑप्शन दिया गया है, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप लोग बताइए कौन बने थे। ऑप्शन 4 सही है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप लोगों को ये भी बताना है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी संविधान सभा की। और ये भी आप लोगों को बताना है कि अस्थाई सदस्य किसे बनाया गया था। संविधान सभा का अस्थाई सदस्य कौन था, आप लोग बताइए। स्थायी अध्यक्ष कौन था संविधान सभा का। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पहला T20 क्रिकेट विश्व कप को किसने जीता था।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि पहला T20 विश्व कप किसने जीता था। वेस्ट इंडीज, भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। आप लोगों को बताना है कि किसने जीता था। तो किसने जीता था पहला T20 कप? भारत जीता था। कब? 2007 में शुरू हुआ था, 2007 में। किसको? पाकिस्तान को हराकर। पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान उप विजेता बना था। ठीक है, तो पाकिस्तान को हराकर पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चोखेर बाली के लेखक कौन है? चोखेर बाली के लेखक कौन है? आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, झुम्पा लाहिड़ी, अमीश त्रिपाठी, चेतन भगत। आप लोगों को बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चोखेर वाली के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये बंगाली में लिखा गया था। किसमें था? बंगाली में। बंगाली। और ये क्या था? एक उपन्यास था। उपन्यास था। ठीक है। चोखेर वाली के लेखक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। बंगाली में लिखे थे, ये उपन्यास था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि शिव गुफा कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, बादामी गुफाएं। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला अजंता गुफाएं है, दूसरा एलोरा गुफाएं, तीसरा एलिफेंटा गुफाएं और चौथा बादामी गुफाएं। तो ऑप्शन 3 सही है। एलिफेंटा गुफाओं को शिव गुफा भी कहा जाता है। एलिफेंटा गुफा में शिव गुफा है स्थित है। ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आप लोग बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में कौन सा सही है। ट्राइटन। ट्राइटन आपको बताना है कि किस ग्रह का उपग्रह है। नेपच्यून, यूरेनस, शनि, शुक्र। तो ऑप्शन 1 सही है। नेपच्यून वरुण ग्रह का है। वरुण ग्रह का है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी? 10 अक्टूबर को हुई थी। सॉरी, 10 अक्टूबर 1846 में हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलने में सहायक है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपको सही है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन सा सही है। ऑप्शन 1 है हेमिकोडेंटा, एक्सके हेलमिंथनीस, एकाइनोडार्मेटा, मोलस्का। इन चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 3 सही है, इकाइनोडार्मेटा। इसमें क्या होता है? कांटेदार चमड़े वाले प्राणी होते हैं। ठीक है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। तो सबसे आसान प्रश्न है, आप लोग बताइए कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 3 सही है, सोडियम। सोडियम क्या है, केरोसिन के तेल में संग्रहित करके रखी जाती है। ये ज्वलनशील है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करती है अगर इसको पानी में डालेंगे तो। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कीट वंश में होने वाली खुजली किसके कारण होती है। कीट वंश, जब कीड़े मकोड़े शरीर पर चढ़ जाते हैं तो खुजली होने लगती है, किस अम्ल के कारण होती है, आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट एक है, पहला है ऑप्शन फार्मिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल, तीसरा है लैक्टिक अम्ल, चौथा है मैलेइक अम्ल। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन से भी चाहेंगे तो आप लोग बता देंगे कि ये हो नहीं सकता, ये दूध में पाया जाता है, मैले की त्वचा में पाने जाने वाला है। ऑप्शन एक हमारा सही है, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल के कारण खुजली होने लगती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। पिरोटन द्वीप, रामेश्वरम, गंगा सागर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर। आप लोगों को चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 4 सही है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। नियत अनुपात, द्रव्य ऊर्जा का संरक्षण, गुणित अनुपात, संवेग संरक्षण। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 सही है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो सबसे पहले 4 प्रश्न ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही है। आप लोग सबसे पहले ये देख लीजिए कि भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है, 13 देश हैं। सबसे पहले तो दक्षिणी अमेरिका से गुजरेगी, इक्वाडोर, कोलंबिया, उसके बाद ब्राजील, फिर द्वीप पे जाएगी साओ टामो, साओ टोम, और चल नहीं रहा, साओ टोम एंड प्रिंसेप। उसके बाद जाएगी दक्षिण अफ्रीका, गैबन, कांगो गणराज्य में जाएगी, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक, युगांडा, फिर युगांडा, केन्या, सोमालिया, फिर
एशिया महाद्वीप में सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, किरिबाती। ठीक है, 13 देश से होकर जाएगी। तो इसमें किस देश से होकर नहीं गई? मैक्सिको। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1945, ऑप्शन बी है 26 अगस्त 1945, ऑप्शन सी है 8 अगस्त 1945, ऑप्शन डी है 6 अगस्त 1945। तो आप लोगों को बताना है कि इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को। कहाँ पर? जापान में परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। जापान में नाम क्या था? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसमें लगभग 70,000 लोग मारे गए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि स्थानांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? सामान्य दवाओं के मूल्य निर्धारण से, सरकार के बजट से, कर एवं लेखांकन से, एक खाते में दूसरे खाते में पैसे का स्थानांतरण। तो आप लोगों को बताना है स्थानांतरण मूल्य का संबंध किससे है। तो आप लोग ऑप्शन में बताइए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन तीसरा सही है, कर एवं लेखांकन से। कर एवं लेखांकन से संबंधित है स्थानांतरण मूल्य का संबंध। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? अच्छा प्रश्न है। आप लोग बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताइए आप लोग कि कौन सा ऑप्शन सही है। प्राकृत, पाली, मगधी, संस्कृत। आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन एक क्या है? प्राकृत, पाली, मगधी, संस्कृत। ऑप्शन 2 सही है, पाली। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जा रहा है, दबाया जा सकता है? जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने की, अगर एक जीमेल आप किसी को कर रहे हो मेल, उसमें एक नया संदेश बनाना है तो आपको कौन सा विकल्प चूज करेंगे? सेटिंग में जाएंगे, आउट बाउंड करेंगे, कंपोज करेंगे या ड्राफ्ट करेंगे? 4 ऑप्शन दिए गए, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑप्शन 3 सही होगा, कंपोज करेंगे आप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में क्या करना होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दिए गए तापमान को 273 से गुना करेंगे, दिए गए तापमान में 273 जोड़ देंगे, दिए गए तापमान में 273 से भाग करेंगे, दिए गए तापमान में 273 घटाएंगे। तो आप लोग सेल्सियस के, हाँ, सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं? दिए गए पैमाने में 273 जोड़ दिए। जैसे अब दिया गया है कि 0 सेल्सियस है, तो अगर इसको केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे, तो 273 केल्विन हो जाएगा। 273 केल्विन। अगर 30 दिया गया है, 30 सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 300
303 हो जाएगा हमारा, 303 केल्विन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में कौन सी आग प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है, मतलब ये काम अकेले हो जाए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जड़त्व, बल, संवेग, वेग। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो बताना है हमें, प्रश्न को समझना है कि प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है। तो बल अकेले नहीं होता है। बल क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे पे लगाता है, दूसरी वस्तु पे लगाता है। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, उस समय वायसराय कौन था। आप लोग बताना है बंगाल विभाजन को रद्द करते जब किया गया था उस समय वायसराय कौन था। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 है लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड मिंटो द्वारा। किसके द्वारा रद्द किया गया था। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 सही है, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। आर्यभट्ट, भास्कर 2, स्प्राइट, इनसैट, IA। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन 3 सही है, स्प्राइट सही है। कब छोड़ा गया, 23 जून 2017 को। तो इसे याद रखना है आप लोगों को। सबसे छोटा क्या है, अंतरिक्ष यान है, भारतीय रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो आप लोग बताइए, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 1 सही है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने 1876 में पहली बार वार्षिक आय को अनुमानित किया था। और कितना किया था, 2 रुपए प्रति व्यक्ति। ₹2 ने 20 रुपए प्रति व्यक्ति है, सॉरी, 20 रुपए प्रति व्यक्ति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप 4 ऑप्शन में आप लोग बताइए कि कौन सा सही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुरुकुल विद रणवीर सर चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। तो हमारा प्रश्न क्या है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। राजीव गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान, राम मनोहर लोहिया। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन 2 सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि स्तंभ दिए गए हैं, एक तरफ खनिज है और भंडार क्षेत्र है। आप लोगों को मिलान करना है कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। बॉक्साइट, लोहारदगा, अभ्रक, भीलवाड़ा, कोयला झरिया से संबंधित है और तांबा झुंझुनू से। ठीक है, ये ऑप्शन पहला सही है, दूसरा यानी ऑप्शन 2 सही है। तो आज हमने टोटल 36 प्रश्न किए हैं। आप लोग बताइए कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।